नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अतुल एहसास और बात कर रहे हैं हम राजस्थान की। कहते हैं कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों में उठापटक का दौर शुरू हो गया। कोई मिशन 25 जीतने का दावा कर रहा है तो कोई आम आदमी के हाथ को अपने साथ लेने की तैयारी में है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल है जो प्रदेश की बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चिंता बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं प्रदेश के तीसरे मोर्चे की। ये सवाल ये नहीं है कि तीसरा मोर्चा कितनी सीटें जीतेगा, यहाँ सवाल ये है कि कितनों के राजनीतिक गणित खराब करेगा। एक रिपोर्ट देखते हैं और फिर चर्चा करेंगे थर्ड फ्रंट के इलेक्शन एक्शन पर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के परिणाम से साफ साफ संकेत मिला है कि राज्य की कम से कम 5 लोकसभा सीटों पर तीसरे मोर्चे के दल खुद नहीं जीते तो भी कांग्रेस बीजेपी दोनों की संभावनाओं पर असर जरूर डालेंगे। राजस्थान में सरकार बनाकर उत्साह से भरे कांग्रेस ने आम चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरे नंबर पर रही बीजेपी भी विधानसभा चुनाव की हार को भुलाकर 2019 लोकसभा चुनाव में 2014 का क्लीन स्वीप वाला इतिहास दोहराना चाहती है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के परिणाम से साफ साफ संकेत मिला है कि राज्य की कम से कम 5 लोकसभा सीटों पर तीसरे मोर्चे के दल खुद नहीं जीते तो भी कांग्रेस बीजेपी दोनों की संभावनाओं पर असर जरूर डालेंगे। अलवर, भरतपुर, नागौर, बाड़मेर और बांसवाड़ा सीटों पर तीसरे मोर्चे का पेच दोनों ही दलों के लिए चिंताजनक बना हुआ है। विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय ट्राइबल पार्टी के अच्छे प्रदर्शन ने कांग्रेस और बीजेपी के कान खड़े कर दिए हैं। अब यह तीनों ही लोकसभा चुनाव के लिए फिर से दमखम दिखाने को तैयार दिख रहे हैं। गत लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 25 सीटें जीतने के बाद विधानसभा चुनाव में हार चुकी बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में प्रदेश में सम्मानजनक स्थिति हासिल करना बड़ी चुनौती है। वहीं सत्ता पर सवार हुई कांग्रेस के लिए बीएस और बीटीपी चिंताजनक हालात बना रही हैं। विधानसभा के लिए लोकसभा चुनाव में भी यह दोनों दल जीत की राह में रोड़ा डाल सकती है। बीएसपी ने विधानसभा चुनाव में 6 सीटें हासिल की हैं। इसमें 2 सीटें भरतपुर और इतनी ही अलवर में जीती हैं। अलवर को लेकर दोनों दलों में चिंता बनी हुई है। अलवर में करीब 1 साल पहले लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की। इसके बावजूद विधानसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन गिर गया। इसके लिए काफी हद तक बीएसपी जिम्मेदार है। ये सिर्फ अलवर में ही नहीं बल्कि भरतपुर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में भी यही हालात रहे हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीर साफ है कि मिशन 25 दोनों ही पार्टियों के लिए इतना आसान नहीं है। साथ ही बेहतर प्रदर्शन किस पार्टी का रहेगा ये भी काफी हद तक थर्ड फ्रंट की पार्टियों की भूमिका पर निर्भर करेगा। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के डैमेज कंट्रोल ये सोचकर परेशान हैं कि यदि हालात विधानसभा चुनाव जैसे खड़े होते हैं तो परिणाम काफी विपरीत जा सकते हैं। जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। तो अभी आपने देखी एक रिपोर्ट। हम चलते हैं हमारे सिटी स्टूडियो। वहां पर हमारे बीजेपी और कांग्रेस के गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से शील धावाई जुड़ चुकी हैं और कांग्रेस से विचार व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारे स्टूडियो। विचार जी, अगर आप तक मैं आऊं सबसे पहले, क्योंकि आप काबिज हैं भी राजस्थान की सरकार के रूप में, आप लोग, आपकी पार्टी काबिज है राजस्थान की सरकार के रूप में। क्या लगता है आपको कि 25 सीटों का जो आकलन आप लोग कर रहे हैं उसमें तीसरा मोर्चा कहां कहां आपके साथ निभाएगा या आपके साथ आपके लोगों को जीतने में कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा करेगा? देखिए, शुरू से ही जहां तक तीसरे मोर्चे की बात की जाती है, राजस्थान के अंदर मुख्यतः 2 ही पार्टियों को लोग जानते हैं और ऐसे में जब लोगों को तीसरे विकल्प की जब बात आती है तो मुझे नहीं लगता कि लोग तीसरे विकल्प को पसंद करते हैं, क्योंकि एक केवल हवा मात्र ही है और एक केवल एक सेंसेशन पैदा करने जैसी बात होती है। क्योंकि पिछले कई चुनावों में हमने देखा है बड़े धमाकेदार एंट्री के साथ और बड़े भयावह प्रचार प्रसार के साथ में कई पार्टियां कूदी और उसका परिणाम अंतोगत्वा यही हुआ कि उनको जनता ने बिल्कुल साइडलाइन करके वापस कर दिया और उसके बाद वो कभी दोबारा खड़े नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में यही कारण है कि तीसरे मोर्चे की कहीं कोई गुंजाइश यहाँ नजर नहीं आती है हमको। परंतु कहीं ना कहीं आपके जगह तय करनी है वो भी पार्टी आने वाले समय में तय करेगी।
विचार जी, कहीं ना कहीं जो आपके कैंडिडेट खड़े होते हैं उनकी नींदें तो उड़ा ही देते हैं ये तीसरे मोर्चे के कैंडिडेट। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कई बार क्या होता है कि एक सेंसेशन पैदा की जाती है, कई बार मीडिया के माध्यम से भी चीजें उठती हैं, लेकिन जो मैटर ये करता है कि लोगों क्या पसंद करते हैं, लोग क्या चाह रहे हैं, लोगों की मंशा क्या है, और इसी वजह से ये निर्णय लेने में कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी फेज होता है, मैं समझता हूँ। चलिए, मैं शील धाबाई जी के पास आना चाहता हूं। शील धाबाई जी, ये सेम सवाल आपसे भी कर रहा हूं कि इस बार तीसरा मोर्चा आपके कैंडिडेट्स को कितना परेशान करेंगे? देखिए, राजस्थान में जब भी इलेक्शन आते हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, तीसरे मोर्चे की बात उठती है। लेकिन राजस्थान में अभी तक सशक्त रूप से तीसरा मोर्चा कहीं भी जीत दर्ज नहीं कर पाया। यहाँ तक कि कोई अपनी ऐसी उपस्थिति भी दर्ज नहीं की जो नोटेबल हो। रही इन चुनावों की बात, लोकसभा चुनावों में या विधानसभा में भी आप कहें तो जो मुख्य जो पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही मुकाबला रहा है। कई दल जो बहुत ज़्यादा उन्होंने ढिढोरा पीटा और ये दावे भी किए कि कोई भी सरकार बिना तीसरे मोर्चे के सरकार नहीं बना पाएगी, ऐसा नहीं हुआ। तो मैं समझती हूँ कि लोकसभा में भी जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सवाल है, सीधा मुकाबला कांग्रेस से है। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 25 सीटें जीती थी। हमें उन 25 सीटों पर दोबारा से अपनी जीत हासिल करनी है। इसके लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। मिशन 25 पहले भी था, अब भी है। मैं मानती हूं कि कोई भी चुनाव होता है वो चुनौती होता है और उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। जिस तरह से विधानसभा के चुनाव हुए, जितनी सीटें हमें मिली, हमारी सरकार नहीं बन पाई, तो हमने उन पर गहन चिंतन किया। हमने पता लगाया कि हमारी कहाँ कमी रह गई और हमने उसको फिलअप करने का प्रयास भी किया। जो विधानसभा से पहले बाई इलेक्शन हुए थे, पार्लियामेंट के, जब हम 2-3 सीटें हारे थे, तो उसके बाद में आप देखिए कि जो हमारी परफॉर्मेंस रही, अजमेर की बात करें हम, पिछली बार जब उसमें पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ था, उसमें से हमने 6 सीटें जीती और हमने बहुत अच्छी जीत दर्ज कराई। तो हमारी जहां पर जो कमी रह गई थी उसको हमने पूरा किया है और पूरी तैयारी के साथ में। और बात दूसरी ये है कि जो ये चुनाव है, लोकसभा के चुनाव जो है, वो केंद्र के चुनावी योजनाओं, चुनावी मुद्दों के ऊपर लड़े जाते हैं और स्थानीय या प्रदेशीय मुद्दे दूसरे होते हैं। चलिए मैं आता हूं आपके पास, मैं आपके पास वापस आता हूं। शील धाबाई जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, ये जिस बिंदु पे हम दिन को भी चर्चा कर रहे थे, अभी वापस इस बिंदु पे आ रहा हूं। क्या तीसरा मोर्चा इस राजस्थान में फिर कोई कमाल दिखाएगा? देखिए तो जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि तीसरा मोर्चा कमाल दिखा पाएगा, नहीं दिखा पाएगा, लेकिन विधानसभा चुनाव परिणाम में ये चीज स्पष्ट हुई है जिसे शायद बीजेपी और कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है कि जो बीजेपी को नुकसान हुआ या जो कांग्रेस को नुकसान हुआ, उसका कारण थर्ड फ्रंट ही रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बीजेपी ने अपनी सीटें खोई है तीसरे मोर्चे के कारण। ऐसा नहीं है कि लोकसभा की सीट जीत करके तीसरे मोर्चे का कैंडिडेट आ जाएगा या विधानसभा चुनाव में ऐसा कोई आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जैसे वोटों का डाइवर्जन होता है वैसे ही बीजेपी और कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ज्यादा आगे नहीं जाते। आरएलपी ने जो नुकसान बीजेपी का एक आंकड़ा जो ये बोलता है, तो मेरता विधानसभा राजसमंद लोकसभा का क्षेत्र है। विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया था वहां पर नुकसान बीजेपी को है। जायलू और लाडनू में उसके उम्मीदवारों को जो वोट मिले, उसके चलते बीजेपी वहां पर बैकफुट पर गई। वही पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात कर लीजिए आप, बेनीवाल निर्दलीय के तौर पर लड़े थे, लेकिन नुकसान हुआ था कांग्रेस को, यानी कि बीजेपी को वहां पर फायदा मिला। आप ये मत कहिए कि वहां पर कोई व्यक्ति सीट निकाल रहा है, नहीं निकाल रहा है। वहां पर आप ये कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियों में से जिस पार्टी को नुकसान होना है उसकी सीट वहां से बिल्कुल जाने वाली है। तीसरा मोर्चा इस समय राजस्थान में इस हालात में नहीं है कि व्यक्तिगत तरीके से या बिल्कुल क्लियर स्वीप का हालात हो या वहां पर कैंडिडेट उनका बीजेपी और कांग्रेस को मात देख करके एक नंबर पे आ जाए। लेकिन राकेश, हम ये तो हमारा चर्चा का विषय भी नहीं है कि वो क्लीन स्वीप कर लेगा या अपनी सरकार बना लेगा या जो भी होगा या अपने तरीके से बात कर लेगा।
परंतु बात इतनी सी है कि हम जो इन दोनों पार्टियों, जो मैंने पहले बहुत सिंपल से सवाल दोनों से चालू किए थे, वो इसीलिए चालू किए थे कि इनकी मंशा मुझे पता चले कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। जिस तरीके से विचार व्यास ने ये कहा कि ये कहीं से कहीं तक अपनी अहमियत नहीं रखते, परंतु इनको ये नहीं पता कि विधानसभा में हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने करीब करीब 3 सीटें यहाँ पर इनसे काबिज करी। उधर एक नई पार्टी जो गुजरात से चलकर आई और भारतीय ट्राइबल पार्टी, उसने इनके समीकरण बिगाड़ दिए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं तो दिख ही रही है। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है। आप बाड़मेर लोकसभा सीट पर अगर आप जाते हैं तो बीजेपी उम्मीदवार तीसरे नंबर पर विधानसभा चुनाव में वहां पर गया है। चोटन सिव और सिवाना में रालोप उम्मीदवारों ने जो नुकसान दिया है वो बीजेपी को सबसे ज्यादा दिया है। आरएलपी ने बाड़मेर की 7 सीटों पर जो आंकड़ा जो बोल रहा है 1.48 लाख से अधिक वोट प्राप्त किए हैं, तो वहां पर नुकसान बीजेपी को हुआ है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि वहां पर किसी भी थर्ड फ्रंट का उम्मीदवार आकर के बीजेपी और कांग्रेस को बीट कर रहा है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में जो कांटे की टक्कर है उसमें बेनिफिट्स जो होगा वो बेनिफिट्स आप बीजेपी या कांग्रेस में से किसी एक को हो पाएगा वहां पर, क्योंकि वो वोटों का डाइवर्जन कर रहा है। और बीटीपी का जो परफॉर्मेंस की अगर आप बात करें, जो विधानसभा चुनाव में जो बीटीपी का परफॉर्मेंस रहा है वो बेहतरीन रहा है। तुलसी, आप उसको बिल्कुल नकार नहीं। बीटीपी ने डूंगरपुर जिले की 84 और सागवाड़ा विधानसभा पर जीत दर्ज की है। बागीतोरा सीट पर बीजेपी को और गढ़ी व घाटोल में कांग्रेस को नुकसान दिया है वहां पर, यानी कि कांग्रेस को इस लोकसभा सीट पर 29,950 वोट की बढ़त मिली है, वही बीटीपी को 1.59 लाख वोट मिलती है। आंकड़े बयान करते हैं। अब इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि थर्ड फ्रंट को आप भले नेगलेक्ट करते हैं। ये सत्य बात है कि राजस्थान में 2 प्रमुख पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और कहीं ना कहीं आमना सामना दोनों ही पार्टी के बीच में होता है। लेकिन यहाँ पर हमने शायद स्टार्टिंग में ये भी कहा है कि भले ही तीसरा मोर्चा किसी सीट पर जीत दर्ज करे या नहीं करे, लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि राजनीतिक गणित कितनों के खराब करेगा। सही है। मैं विचार व्यास जी के पास आना चाहता हूं कि राकेश की आपने बात सुनी, वही बात मैं आपको वापस दोहरा रहा हूं कि ये जो तीसरा मोर्चा है, चाहे उसमें हनुमान बेनीवाल की पार्टी हो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हो, चाहे भारतीय ट्राइबल पार्टी हो, ये जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे माकपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भारत वाहिनी पार्टी हो, चाहे आप पार्टी हो, ये जितनी पार्टियां हैं ये कहीं न कहीं आप लोगों के गणित बिगाड़ती है। और विधानसभा में आपने देखा है कहीं न कहीं आप लोगों के जो कद्दावर नेता है उनके माथे पर इनके द्वारा दिए गए पसीने को हमने देखा है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बात सही है कि 3 सीटें जिस प्रकार से अभी बेनीवाल जी की पार्टी हाल ही में लेके आई, लेकिन आप ये भी मानिए कि कहीं ना कहीं वो जिनको भी उन्होंने अपना कैंडिडेट बनाया वो या तो बीजेपी के बैकग्राउंड से थे या कांग्रेस के बैकग्राउंड से थे। तो अल्टीमेटली आपको व्यक्ति तो किसी नामी प्रतिष्ठित व्यक्ति को ही उठाना पड़ेगा, और वो वही होता है जो किसी ना किसी पार्टी से नाराजगी के चक्कर में अपना पार्टी को बदल लेता है। तो विचार जी नाराज क्यों हो रहा है? अगर कांग्रेस का अगर कोई कैंडिडेट है, देखिए अगर कांग्रेस, आपने कहा, आपने एक लाइन अभी बोली थी जब पहला सवाल मैंने आपसे किया था कि इनका कोई अस्तित्व नहीं है, अब आप ये कह रहे हैं कि उसने बीजेपी या कांग्रेस से उन्होंने उठाया है। कांग्रेस का ही एक कैंडिडेट होता है, कांग्रेस की पार्टी के साथ वो वफादारी के साथ अपना कर्म निभाता है, उसके बाद वो तीसरे मोर्चे की पार्टी के साथ मिलता है और वहां से जीत जाता है। तो ये नाराजगी का कारण क्या है फिर? देखिए, नाराजगी का कारण नहीं होता है। इंसान जब उसकी डिजायर्स एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं तो वो तीसरे विकल्प की तरफ जाता है, और तीसरे विकल्प के जो लोग हैं वो सौदेबाजी करते हैं, सत्ता में आते हैं और अपने अपने लोगों को बनवाने के बदले में तय करते हैं कि अगर उनको सीटें कम पड़ती हैं तो उनको कोशिश करते हैं कि हमारी उम्मीदवारी जो है वो उसकी वजह से सरकार में कहीं ना कहीं हमारी भूमिका बन जाए। बाकी मेन फ्रेम में थोड़ी आ पाते हैं वो। अच्छा, मेन फ्रेम में नहीं आ पाते हैं तो ये आप मान लेते हैं कि वो मेन फ्रेम में नहीं आए, परंतु आपकी पार्टी के साथ जो आपकी गिनती है उसमें तो कहीं ना कहीं कुठाराघात करते ही हैं। देखिए, कोशिश की जाती है कि जहां तक हो पार्टी के संगठन के लोग जो हैं जिनका कमिटमेंट पार्टी के प्रति है वो पार्टी को छोड़ के कभी भी नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने के लिए। वो अपने करियर को लेकर के अच्छा भला सोच सकता है और उसकी विचारधारा क्या पता अगर उसको फिट बैठती है कि वो तीसरे के साथ भी अगर उसका विकल्प बैठ जाए तो ये फैसला अल्टीमेटली जनता को करना है। जनता निर्णय करेगी, क्योंकि जनता राजनीति में माई बाप होती है। वो फैसला करती है कि इसको जिताना है कि नहीं जिताना है, इसका क्या बैकग्राउंड है, इसकी क्या पृष्ठभूमि है। तो अल्टीमेटली तो पब्लिक जिता करके विधानसभा में भेजती है या लोकसभा में भेजती है। चलिए, ये तो आपने मान लिया कि जनता माई बाप होती है। अगर पार्टियों के लोग अगर ये सोचने लगे तो शायद
बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हल होने लगेगी। हमारे साथ निर्दलीय मंच से चंद्रराज सिंघवी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रराज जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। थैंक यू। एक बात चल रही है अभी कांग्रेस से हमारे बीच विचार व्यास और जनता पार्टी से हमारे बीच, भारतीय जनता पार्टी से हमारे बीच शील धाबाई जी हमारे सिटी स्टूडियो में बैठी हैं, जो हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं। बात चल रही है तीसरे मोर्चे की। क्या लगता है इस बार इस लोकसभा मिशन 25 जो दोनों पार्टियों ने कह रखा है, चाहे भाजपा है चाहे कांग्रेस है, आपके हिसाब से तीसरा मोर्चा कहां सेंध मारेगा? तीसरा मोर्चा जातीय समीकरण में दो पार्टियों के चुनावों के बीच में अपना रास्ता तलाशेगा, लेकिन कोई जीत की उम्मीद हो ऐसा दावा तीसरे मोर्चे की तरफ से नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि गणित बिगाड़ने में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। मैं तो निर्दलीय मंच का अध्यक्ष था और अभी मैं इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ जुड़ा हूं। मैं कांग्रेस की स्थिति पर ज्यादा विचार करूं तो कहूं कि निर्दलीय मंच कांग्रेस के लिए मददगार साबित होगा, विरोधी साबित नहीं होगा। और एक बात आप तय कर लीजिए, क्योंकि इस बार का चुनाव भौतिक मूल्यों के अलावा मोदी जी ने अपनी कलाकारी से इसे भावनात्मक चुनाव बनाने का प्रयास किया है, इसलिए कोई जातीय समीकरण भी ज्यादा प्रभावी निर्दलीय मंच अथवा किसी पार्टी के लिए नहीं रहेगा। अगर मोदी जी चुनावों को पूरी तरह से भावनात्मक ट्रांसफॉर्मेशन करके और पैट्रियोटिज्म के साथ जोड़ देते हैं तो हमको, कांग्रेस वालों को, सबको मिलजुल करके अपनी ताकत से ही उसका मुकाबला करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, हनुमान बेनीवाल की पार्टी, उधर ट्राइबल पार्टी, ये जो पार्टियां हैं ये कहीं ना कहीं दखल नहीं देगी राजस्थान में? देगी। हनुमान ट्राइबल पार्टी बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीट पर निश्चित रूप से असर डाली। हनुमान की पार्टी नागौर और जोधपुर और बाड़मेर 3 जगह प्रभावशाली होगी। प्रभावशाली होने के बावजूद सैद्धांतिक रूप से जब वो किसी के साथ जुड़ेंगे ही नहीं, तब तक उसका प्रभाव किसको मिलेगा? अब मेरे निर्दलीय मंच में तो उम्मीदवार तय करते हैं। मेरे बहुत अच्छे अच्छे मित्र मेरे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात और बता दूं, मैंने एक लाइन में सारी बात कह दी। ये चुनाव मूल्यों का, भौतिक उपलब्धियों का, बेरोजगारी का किसी का नहीं है। मोदी ने अपनी अकलबंदी से इसको भावनात्मक चुनाव में परिवर्तित किया है। इस बात का विरोध करने के लिए कांग्रेस से ज्यादा प्रभावी निर्दलीय मंच के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि उनकी बात का प्रभाव सीधा इस बात पर पड़ेगा कि वो एक सच्ची बात कह रहे हैं। निर्दलीय मंच देख लेना, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लोगों में जब चर्चा होती है तो बेरोजगारी की चर्चा बंद हो गई, नौकरी की चर्चा बंद हो गई, 15 लाख की चर्चा बंद। केवल एक चर्चा है कि पाकिस्तान को सबक दिया, बहुत अच्छा किया। लोग भूल जाते हैं कि भौतिक आवश्यकता दुनिया की पहली आवश्यकता है। कांग्रेस एक सीमा में विरोध कर सकती है, मेरे लोग और निर्दलीय सीमा के बाद जाकर के भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि उनके लिए हार जीत नहीं, व्यक्तित्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये तो निर्दलीय मंच ने क्या, किस तरीके से बात हुई है कांग्रेस से? कहाँ कोई पैक्ट हुआ है किसी सीट पे? पैक्ट की बात तो अब सबके सामने है। हम भी देखेंगे राजनीति के अंदर, हम भी कोई बिल्कुल संत विनोबा भावे की तरह तो है नहीं। देख लेते हैं क्या होता है। मैं आपने बीटीपी की बात कही, बीटीपी डूंगरपुर बांसवाड़े की एक सीट पर असर करेगी, कोई रोक नहीं सकता इसको। अच्छा, एक सीट पर असर करेगी? 2 या 3 सीट पर असर करेंगे, 4 सीट ये हो गई। कोई तगड़ा निर्दलीय भरतपुर में खड़ा होता है तो समीकरण बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा। बसपा कोई तीसरा निर्दलीय पाली में खड़ा होता है तो समीकरण बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा। बसपा समीकरण किसके पक्ष में बिगाड़ना, इसका फैसला करने में अभी मुझे भी 2-3 दिन और लगेंगे। बसपा का क्या ख्याल लगता है? बसपा का वोट ट्रांसफरिंग कैपेसिटी घटी है। बसपा जितना नुकसान करती है सबको बारहवीं प्रायोजित एंटी कांग्रेस मूवमेंट करती है। उत्तर प्रदेश के अंदर एंटी बीजेपी मूवमेंट किया है। अब बसपा से, आप बसपा वालों से खुद ही पूछिए कि आप वोट ट्रांसफर किसकी तरफ कर रहे हो। बसपा अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी, ये मुझे मालूम है। बसपा भरतपुर में नुकसान करेगी कांग्रेस को, बसपा नुकसान करेगी बाड़मेर में कांग्रेस को। आप बसपा से ये को, तुम भाजपा का नुकसान कहां कर रहे हो? भाजपा तो बसपा के वोटों पर डिपेंड ही नहीं है। बसपा को चाहिए कि वो कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़े, तब वो भाजपा का नुकसान कर पाए। चलिए चंद्रा जी, मैं वापस आऊंगा, शील धाबाई जी तक जाना चाहता हूं। शील धाबाई जी, आपने अभी सुना चंद्रराज सिंघवी जी को,
उन्होंने कहा हम कांग्रेस के साथ है, निर्दलीय मंच पूरा कांग्रेस के साथ है और हम कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, उस कांग्रेस को मजबूत करेंगे। क्या कहना चाहते हैं इसमें? देखिए, ये चंद्रा सिंह भी साहब का ये अपना निर्णय है, उनका मंच है, वो किस तरफ किसको सपोर्ट करते हैं ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, इसमें ये जब आप कह रहे हैं कि उन पे डिपेंड करता है, तो कहीं ना कहीं अब ये बात जिस तरीके से उन्होंने बोला कि बसपा कांग्रेस की तरफ या भाजपा की तरफ, क्या है ये, क्या गणित अब बनना शुरू होंगे आपकी पार्टी में? नहीं, देखिए, इस बार का जो लोकसभा का चुनाव है बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें जिस तरह से हाल में जो घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से लोगों की जो भावना जगी है, एक विचार उठकर लोगों में आया है कि ऐसा कौन प्रधानमंत्री हो सकता है जिसके हाथों में देश सुरक्षित हो, ऐसा कौन प्रधानमंत्री हो सकता है जिसमें सबका साथ सबका विकास करने की क्षमता हो, और जो राष्ट्रवाद जिसको कहते हैं, लोगों में जो इस भावना जो पैदा हुई है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की और जो लोगों का रिएक्शन आया, पूरा देश वो आज वो समझता है कि हमारा भारत ने जिस तरह से जो स्टेप उठाया, जो पाकिस्तान को सबक दिया है और जिस तरह से यूएनओ में अपनी बात रखी है और जिस तरह से कहना चाहिए कि पूरे विश्व के 44 देशों ने भारत को समर्थन दिया है, तो लोगों में एक विश्वास जगा है और उनको लगता है कि हमें केंद्र में एक मजबूत सरकार चाहिए या मजबूत सरकार चाहिए या एक दलीय सरकार चाहिए, ये महागठबंधन चाहिए जिनके अपने अपने स्वार्थ हैं। तो जब आपने भी देखा होगा कि सर्वे में जिस तरह से सी वोटर्स का सर्वे आ रहा है, उसमें रुझान स्पष्ट रूप से आ रहा है कि जनता का रुझान ये है कि हमें। शील धावाई जी, आप लगता है कि ये एयर स्ट्राइक आपके लिए कहीं ना कहीं एक शगुफा तो नहीं बनी, परंतु आपके लिए वरदान बन गई, ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो समय की एक आवश्यकता थी, ये जवाब देने की एक आवश्यकता थी। मैंने एक शब्द और कहा था, जो सबका साथ सबका विकास करे। आप देखिए कि जिस तरह से 10% आर्थिक पिछड़ों को जो रिजर्वेशन दिया गया, जिस तरह से जो पारदर्शिता, जिस तरह मैं ये कहूं कि जिस तरह से लोगों ने इस बात को भ्रमित करने की कोशिश की कि ये सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है तो शायद लोकसभा के चुनाव नहीं होंगे, ये राफेल के झूठे मुद्दे उठाने की कोशिश कर रही है और मोदी जी पर चोर चौकीदार चोर के जो नारे लगाए जा रहे थे, संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाई जा रही थी, ये अब सब स्पष्ट होकर जनता के सामने आ गया कि कहना चाहिए बिना आधार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निरर्थक है, जनता समझ गई है। ये जो गठबंधन है उनके सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, वो सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो शील धावाई जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। ये चाहे 21 दलों। शील धावाई जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास, यहां पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं लोकसभा 2019 में राजस्थान में तीसरे मोर्चे का क्या प्रभाव रहेगा। हमारे साथ घनश्याम तिवारी जी जुड़ चुके हैं, खासकर भारत वाहिनी पार्टी से। घनश्याम जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। संपर्क टूट गया है उनसे, वापस हम उनसे जुड़ेंगे अभी थोड़ी देर में। मैं राकेश शर्मा जी तक आना चाहता हूं। राकेश जी, ये जो बात अभी तक आपने सुनी और चंद्रा सिंह जी की भी बात सुनी और बाकी इन दो हमारे मेहमानों की भी बात सुनी, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बात अंदर खाते तो इन लोगों को ये डर तो है कि तीसरा मोर्चा जो होगा वो इनको डैमेज तो करेगा, परंतु इस बात को मानने को तैयार नहीं? चंद्राज जी वही बात बोल रहे हैं जो शायद मैंने बोली है पहले। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने ये नहीं कहा था कि तीसरा मोर्चा कोई सीट निकाल करके अपने। राकेश जी यहाँ पे आपको 1 मिनट रोकता हूँ क्योंकि घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। घनश्याम जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे का क्या प्रभाव रहेगा आपके हिसाब से, भारत वाहिनी पार्टी के हिसाब से, या बाकी ओवरऑल देखा जाए तो क्या प्रभाव मानते हैं तीसरे मोर्चे का इस राजस्थान में? देखिए, राजस्थान में
जिस प्रकार के हमने प्रयत्न करके देखा है, मैं व्यक्तिगत रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस लोकसभा चुनाव में कुछ पॉकेट्स को छोड़कर जहां थोड़े बहुत वोट अन्य पार्टियों के प्रत्याशी लेंगे, सीधी लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगी। सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, आपका ये कहना है? जी। तो अगर जिस तरीके से अगर आप भारत वाहिनी पार्टी के साथ हैं तो क्या आपके भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं? देखिए, भारत वाहिनी पार्टी के बारे में मैंने कहा कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हम इस परिस्थिति में नहीं है कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ सकें। या किसी कांग्रेस या बीजेपी में से किसी पार्टी के साथ जाएंगे? जी हाँ, हम विचार कर रहे हैं और हमको एक को चुनना है। अभी हमने चंद्रराज सिंघवी जी से बात करी थी तो उन्होंने सीधा सीधा बोला कि हमारा निर्दलीय मंच कांग्रेस के साथ है। तो आपका क्या कहना है? क्या आप भी बता सकते हैं कि कौन सी पार्टी के साथ आपका सहयोग? 1-2 दिन में हमारी स्थिति साफ करेंगे जी, 1-2 दिन में हमारी स्थिति साफ करेंगे। क्या आपको क्या लगता है कि आपका ये पुराना साथ, जो भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना साथ था, क्या यही साथ वापस आप सोच रहे हैं इसको, या जिस तरीके से आपकी अशोक गहलोत से कुछ मीटिंगें अभी कुछ समय पूर्व हुई थी, तो ये सारी चर्चाओं के बीच में ये कहीं कोई नया पैंतरा निकलेगा इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से मैं 4 साल से लगातार लड़ता रहा और हमने लड़कर प्रयत्न किया कि जो वसुंधरा जी सरकार की पूर्णतः आकंठ डूबी हुई उस सरकार को राजस्थान से हमने मुक्ति दिलाई है। उसके बाद में अब वापस भारतीय जनता पार्टी में जाने का मानस बनाना, और जब तक उनका स्थान वहीं पर है तो मुझे लगता नहीं कि वैसा होगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा आपका यह कहना है कि कांग्रेस के साथ आप जा सकते हैं? नहीं, इसका मतलब सीधा साधा ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि 2-4 दिन में हम लोग मिलकर तय करेंगे और उसके हिसाब से हम काम करेंगे। चलिए, हमारे संवाददाता राकेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं जो आपसे मुखातिब होना चाहते हैं। राकेश, घनश्याम तिवारी जी लाइन पर है, क्या बात करना चाहते हैं? हाँ, बोलिए। अतुल जी, सबसे बड़ी बात ये कि भारत वाहिनी पार्टी को लेकर के जो उम्मीदें राजस्थान में बनी थी और कहीं न कहीं तिवारी जी का भी अपना एक अच्छा प्रयत्न रहा है राजनीति में जी रहा है, और जिस तरीके के नेता के तौर पर जाना जाता है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तिवारी जी से एक चीज जानना चाहूंगा, तिवारी जिस तरीके से राजनीतिक हलकों में ये चर्चाएं सामने आ रही है, लगातार सोशल मीडिया पर भी आपकी पार्टी के जो समर्थक हैं इस प्रकार के संकेत देते रहते हैं, जिस तरीके से वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मुलाकातें आपकी लगातार हो रही है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस को प्रमुख पार्टी अगर आप राजस्थान में मान रहे हैं तो तीसरी पार्टी आप बना चुके हैं अपने आप में, तो दोनों ही पार्टियों के विकल्प आपके पास में शेष है। तो क्या घनश्याम तिवारी जी को हम एज ए कांग्रेस में सीनियर पर्सन की तरह देखना चाहेंगे, या भारतीय जनता पार्टी के साथ दोबारा उसी सिद्धांत परिपाटी और एक आनुषंगिक संगठन के कार्यकर्ता के तौर पर हम देखना चाहेंगे? देखिए, व्यक्ति के रूप में मैं अशोक जी गहलोत से बार बार मिलता हूँ, जैसा आपने कहा, तो मेरी मित्रता है, बहुत भले आदमी हैं और मैं मिलता रहता हूँ कि वो एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं मुख्यमंत्री के साथ साथ, तो मिलता रहता हूँ। तो उस मिलने के अर्थ को किसी प्रकार से जुड़ा नहीं जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान में लोकतंत्र की रक्षा के लिए और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा के लिए जो कदम होगा वो हम मिलकर उठाएंगे। और 2-3 दिन में हमने विचार विमर्श किया है, भारत वाहिनी पार्टी के सभी जिलों में कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं से हमने विचार विमर्श किया है। विचार विमर्श करके हम सामूहिक रूप से निर्णय लेंगे। कोई घनश्याम तिवारी का अकेला निर्णय नहीं होगा, लेकिन निर्णय लोकतांत्रिक संस्थाओं और लोकतंत्र के हित में होगा। हम लोकतंत्र के हित की लड़ाई लड़ेंगे, ये मैं आपसे बताता हूं। घनश्याम जी, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या बीजेपी की विचारधाराओं से खफा थे? क्या बीजेपी में किसी व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति से खफा थे? देखिए, बीत गई सो बात गई। बीजेपी ने उसी व्यक्ति की उस व्यक्ति का ही समर्थन किया जिस व्यक्ति ने राजस्थान का अहित किया और संपूर्ण भ्रष्टाचार के अंतर प्रशासन डूब गया। तो उसके बाद में कोई पार्टी का अब वो पता नहीं कि उस पार्टी को अलग है और व्यक्ति अलग है। वो व्यक्ति और वो पार्टी एक ही है। अच्छा, वो व्यक्ति और वो पार्टी एक ही है, मतलब आपका कहना है कि उस व्यक्ति से पार्टी है कि पार्टी से व्यक्ति है, ये बताना बड़ा मुश्किल सी बात है। जनता में तो साफ मैसेज है। और अभी लोकसभा चुनाव के जो कैंडिडेट्स आएंगे उसके बाद और पता लग जाएगा सबको।
लेकिन अतुल जी खाड़े जी से एक सवाल जानना चाहूंगा जी जी। सबसे बड़ी बात है कि जो गाहे बगाए जो चर्चा राजनीतिक हलकों में चलती है, ये अक्सर उदाहरण दिया जाता है, उमा भारती जी हो, गोविंदाचार्य जी हो, काफी सीनियर लीडर रहे हैं और कहीं कहीं एक दौर में बीजेपी से नाराज भी हुए और अलग पार्टी यूं माना जाए थिंक टैंक के तौर पर जिनको जाना जाता था, एक समय बाद में उन्हें वापस पार्टी में लौटना पड़ा। तो क्या लगता है आपको, क्या वाकई में एक तीसरा कैडर अगर कोई राजस्थान में बनाना चाहे, जो घनश्याम तिवारी जी ने प्रयास किया, तो क्या यहाँ की राजनीतिक मजबूरियां या यहाँ का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य इस प्रकार की चीजों को डेवलप नहीं होने देता? या मैं मेरी असफलता को स्वीकार करता हूं कि राजस्थान में तीसरा मॉडल खड़ा करने में हम पूर्णतः विफल हुए हैं और इस समय राजस्थान की जनता के बीच में दो ही विकल्प हैं, तो दोनों विकल्पों में से एक विकल्प को चुनेगी। हाँ, कुछ स्थानों पर कुछ क्षेत्रीय दल जो राजस्थान के दल हैं, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है वो कुछ लोगों में करेगी, हनुमान जी बेनीवाल है वो कुछ स्थानों पर करेंगे, और बहुजन समाजवादी पार्टी भी वोट काटने का काम कुछ स्थानों पर करेगी। तो उसके अलावा कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई इस प्रकार की स्थिति। भारतीय ट्राइबल पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं? और नई पार्टी आई है, 2 एमएलए जीते हैं, वो देखिए क्या करती है, लोकसभा चुनाव में पहली बार आएगी। और अगर बीजेपी की तरफ से मान मनोबल हो, बड़े लेवल पे मान मनोबल हो घनश्याम तिवारी के साथ, तो क्या होगा? अब घनश्याम तिवारी का उन सबसे परिचय है, बड़े से लेकर सबसे। मेरा उनसे किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी है नहीं, सब लोग मिले हैं, बात करते रहते हैं, लेकिन हम निर्णय करेंगे 2-3 दिन में, सब सामूहिक रूप से निर्णय करने वाले। चलिए, मैं शील धाबाई जी के पास, शील धाबाई जी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, शील धाबाई जी के पास आना चाहता हूँ। घनश्याम तिवारी जी को आपने सुना, आप ही के पार्टी के एक वो कद्दावर नेता रहे हैं जिन्होंने कि बीजेपी को कहीं ना कहीं अपने स्थान पर पहुंचाया और उसके बाद उन्होंने अपनी वैचारिक मतभेदों के साथ आगे बढ़े, उन्होंने बहुत कोशिश करी परंतु उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। अब एक चीज़ जो सामने दिख रही है उसके बारे में, जिस तरीके से घनश्याम जी ने कहा, उसके हिसाब से आप क्या कहना चाहते हैं? शील धाबाई जी। नहीं, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि माननीय घनश्याम जी तिवारी हमारे बहुत ही, कहना चाहिए, बीजेपी के संस्थापकों में हैं। अब पता नहीं उनकी कुछ नाराजगी थी जो ये चले गए, इन्होंने अपना मोर्चा भी बनाया, प्रयास भी किया, लेकिन अब इनकी इच्छा की बात है, इनके पास सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का द्वार, इनका घर है, बिल्कुल सदैव खुला हुआ है, अब डिसीजन इनको लेना है। घनश्याम जी एक पार्टी की कार्यकर्ता हैं, एक उस तरीके से वो कह रही है कि तो भाई बहुत पुरानी हमारे कार्यकर्ता है, महापौर रही है, मेरे इनसे उनके परिवार से बहुत अच्छे पारिवारिक संबंध रहे हैं, इनकी भावनाओं के लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। चलिए, विचार व्यास जी, जिस तरीके से बात चल रही है, कहीं ना कहीं जिन पार्टियों के बारे में बात करें, छोटे छोटे पॉकेट्स में, जिस तरीके घनश्याम तिवारी जी भी बोल रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल हैं, भारतीय ट्राइबल पार्टी है, और भी पार्टियां हैं, ये कहीं ना कहीं आपके जो बाकी कैंडिडेट हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे, ये बात मानी जाती है। परंतु क्या आपको लगता है कि बड़े लेवल पे इन सब पार्टियों को मैनेज करने की भी कोई योजना बनाई जा रही है? देखिए अतुल जी, मुद्दा इस समय निर्दलीय या निर्दलीय उम्मीदवार नहीं है। मुद्दे इस समय भारत में भावनात्मक रूप ले चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पिछले 5 साल में अपने वादों से हटकर जिस प्रकार से भावनात्मक मुद्दों पर काम किया, जिस प्रकार से 70 साल में गांधी, सरदार पटेल, इन तमाम नेताओं का कभी नाम नहीं लिया, लेकिन चुनाव आते आते और पूरे 3-4 साल इन्होंने पूरा उसको अडॉप्ट कर लिया उनके नेताओं का। और आरएसएस और भाजपा के खुद के कोई बड़े नेता नहीं है जिनके त्याग, बलिदान, तपस्या के बारे में वो बता सके। और यही कारण है कि कांग्रेस को नीचा दिखाना, कांग्रेस के परिवार पर आरोप लगाना और सारी तमाम सरकारी संस्थाओं को नुकसान पहुंचाना। तो देखिए, इस समय जो मुद्दे हैं वो हैं प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा होगी, रोटी, कपड़ा, मकान। लोगों से जो आपने वादे किए आप उस पर बताइए, आपका जो मैनिफेस्टो है उसकी जवाबदेही का समय आ गया है और आपको बताना पड़ेगा कि आपने जो वादा किया, जिस भरोसे के साथ आपने लोगों का दिल जीता और इतने भारी मैंडेट के साथ आप आए, लेकिन आप असफल रहे। और आपने आखिर में आते आते क्या किया? आपने ऐसे मुद्दे उठा दिए कि जिन पर कोई सवाल भी करे तो आप उनको भारतवासी नहीं बताते, आप उनको देशवासी नहीं बताते। क्या आप सर्टिफिकेट देंगे हमको
कि आप हमें हमारे त्याग और तपस्या और हमारे नेताओं के जो जेलों में जो आंदोलन रहे, इतनी कुर्बानियां दी, इतनी शहादत दी, शील दवाई जी, शील दवाई जी, ये भावनात्मक चुनाव एक नया शब्द निकल कर आया आज। जिस तरीके से ये बहस को बदलने की चंद्रराज सिंघवी जी ने कोशिश करी और ये शब्द निकल कर आया कि भावनात्मक चुनाव हो गया है, भावना से कहीं ना कहीं इमोशनलिज्म पे ये चुनाव आ गया है। क्या कहना चाहते हैं? यही विचार व्यास जी भी कह रहे हैं कि जो चीजें बहुत समय से चली आ रही है, बातें पुरानी भी है, परंतु अब जाके वापस उगाड़ी गई है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये भावना का जो बार बार ये शब्द यूज कर रहे हैं, ये इनको ये बात समझ में आ गई है कि जिस तरह से ये सारे दल एक होके मोदी जी को हटाने का प्रयास कर रहे थे, इनके पास में कोई मुद्दा बचा नहीं है। ये भावना जगाई नहीं जाती है, किसी को फीड नहीं की जाती, ये भावना स्वतः ही आती है। हम कहाँ कह रहे हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी बार बार कह रहे हैं, वो अब उनका 5 साल का जो उनका लेखा जोखा है वो जनता के बीच में जाके बता रहे हैं कि हमने 5 साल में ये किया है, हमने किसानों के लिए ये किया है, हमने युवाओं के लिए ये किया है, हमने महिलाओं के लिए ये किया है, हमने बेरोजगारों के लिए ये किया है, हमने हर वर्ग को लाभ पहुंचाने का काम किया है, हमने अपने विदेश नीति को सुदृढ़ बनाने के किया है, हमने सेना को स्वतंत्रता दी है, उनको हर तरह से विदेश पाकिस्तान या पड़ोसी देशों के साथ में नीतिगत फैसले की स्वतंत्रता दी है। तो इसमें भावना कहां आ गई? इनको लगता है कि हमारे हाथ से बाजी फिसल रही है। आपने खुद पाकिस्तान जाकर के आपने उनका जन्मदिन मनाया, तो जिस तरह से हताशा का वातावरण इन पर छाया हुआ है, निराशा इन पर जिस तरह से छा रही है, उससे ग्रसित होकर ये भावना शब्द जोड़ और रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, को ये भावना इस बार के चुनाव में भावना ये जो है देशभक्ति की भावना। अतुल जी, मैं कहना चाहूंगा, लोग इस बार ये बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि वो इस बार खुद निर्णय लेना चाहते हैं कि क्या ये जो घटनाक्रम पिछले 2 महीने में हुआ है, क्या वो सच में हुआ है या क्या वास्तव में ये कोई एक कहानी की पिक्चर है। तो लोग इस बात को लेकर के निश्चित तौर पर निर्णय लेंगे और लोग इस बात को बहुत समझ चुके हैं कि ये पूरी तरह से ड्रामा कंपनी है। भारतीय जनता पार्टी के इकलौते ऐसे कलाकार हैं जो पूरी इस जिसे कहना चाहिए इसको हमने किस तरह से जाके नौटंकी को चला रहे हैं और हम वापस आ गए, ये बात इनको हजम नहीं हो रही है। जिस तरह से अभिनंदन वापस आए, मैं इनसे पूछूं कि आप ये बताइए कि अब तक आपके टाइम में कितने भारतीय सैनिक पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं, उनको छुड़ाने के लिए आपने क्या किया? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। आपने 50 साल में उनको लाने के लिए क्या किया? हमने कराए ना। आपने क्या किया? इतनी यातनाएं झेल रहे हैं। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, मुझे 26/11 का आपने क्या किया? जो हमारे युवा हैं, क्या किया आपने? जितने अटैक किए इनके बारे में आपने क्या किया? राजस्थान में जितने भी हमारे युवा हैं जो 1971 के बाद की बातें ही जानते हैं, 1971 का त्याग तपस्या नहीं जानते कि कैसे हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन कभी भी हमने ये नहीं कहा कि हमने क्या किया। लेकिन ये तो हर चीज का प्रसार कर रहे हैं, हर चीज का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आपने गंगा के ऊपर इन्होंने काम किया, गंगा को क्लीन करेंगे। आपको आश्चर्य होगा कि गंगा को लेकर इन्होंने एक मीटिंग आज तक नहीं की, आरटीआई से कल ही खुलासा हुआ है। अच्छा। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका क्या कमिटमेंट है गंगा के प्रति। देखिए तो सही, आप कितने गए, आपने देखा है वहां जाके? मैडम, रिपोर्ट्स बोल रही हैं। नहीं, आपने देखा है क्या? आप लोगों को सच बताइए, कब तक झूठ पे राजनीति करेंगे? झूठ नहीं की, हम जो झूठ पे ज्यादा दिन नहीं चल पाती है राजनीति। आप लोगों को प्रॉब्लम आपको अवसर दिया लोगों ने, आपने लोगों का भरोसा तोड़ा है। आप कोई विजन दे नहीं पाए। राकेश, इस बहस को मैं जानकर यहाँ पर लेके आया ताकि मुझे लगे का विजन हम दे भी नहीं सकते सर। हाँ राकेश, जो बहस चल रही है अभी इस वक्त, इस बहस का एक ही है कि वाकई में चंद्रराज जी जो बोल के चले गए कि ये भावनात्मक इस बार चुनाव होगा, इस शब्द पर क्या कहना है? खासकर भावनात्मक शब्द पर क्या कहना है? देखिए अतुल जी, 2 बात बोलना चाहूंगा। पहली बात तो हमें ये शाश्वत सत्य स्वीकार करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में जब जब चुनावों में कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है, आप यकीन मानिए वहां पर भावनात्मक मुद्दे हावी रहे। आप पुराने इतिहास पर जाइएगा, शायद मैंने शायद वो केवल जो किताबें हैं उनमें पढ़ा है, जय आंदोलन हुआ उस समय देश में जागरण हुआ और कहीं की भावनाएं बही। आप उसके बाद में इंदिरा जी के शासनकाल में आप ले लीजिए, इंदिरा जी जब रिपीट होकर के आई, पाकिस्तान के साथ भी विवाद हुआ तो कहीं भावनात्मक मुद्दे थे।
अगर विकास के मुद्दों पर अतुल जी चुनाव लड़ा जाता तो कहीं न कहीं अटल बिहारी वाजपेयी का इंडिया शाइन वाला नारा बेकार नहीं जाता। और एक उदाहरण और दूंगा, गहलोत सरकार का पिछला कार्यकाल जो था वो अपने आप में एक अनूठा कार्यकाल था। यूं माना जाता है कि मीडिया के हलकों में चर्चाएं अक्सर होती है कि गहलोत सरकार के उस कार्यकाल में इतने विकास के कार्य हुए, तमाम सड़क, पानी, बिजली से लेकर तमाम सुख सुविधाओं पर, आम भौतिक संसाधनों पर सरकार ने ध्यान दिया। उसके बावजूद गहलोत सरकार रिपीट नहीं हो पाई। तो आप यकीन मानिएगा, जब भी कोई सगुफा ऐसा छोड़ा जाएगा, देखिए पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के रिश्ते ऐसे हैं कि हर भारतवासी अपने आप को कहीं न कहीं बॉर्डर पर खड़े हुए तैनात सिपाही की तरह मान करके चलता है। जब करगिल हुआ उस समय जब उनकी आवश्यकता पड़ी तो आपको ध्यान होगा अतुल जी का कहीं न कहीं इतनी लंबी कतारें इस देश में युवाओं की लगने लगी कि लास्ट में सेना को ये बोलना पड़ा हमारे पास रक्त पर्याप्त मात्रा में, आप बंद कर दीजिए। सही कह रहे हैं। ये तमाम चीजें कहीं न कहीं ये भावनात्मक और खासतौर पर पाकिस्तान के साथ में मुद्दा। दूसरी बात, विचार व्यास जी गंगा सफाई अभियान पर आ रहे थे। मैं गंगा सफाई में कितना कार्य हुआ नहीं हुआ ये अलग विषय है। मेरे ख्याल से उनको एक चीज याद दिला दूंगा, अभी हाल ही में पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब ने बाकायदा कुछ इलाकों की तारीफ की है गंगा सफाई अभियान में, कुछ क्षेत्रों में जहां पर वाकई में अच्छा काम हुआ है। और साफ तौर पर यह भी कहा है कि किसी भी प्रकार का अगर कोई कार्य अच्छा होता है तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए। देखिए वाकई में ये बहुत अच्छी पहल मैं मान सकता हूं। चिदम्बरम साहब ने जो बयान दिया अपने आप में एक अनूठा है। आप राजनीतिक पराकाष्ठाओं को तोड़ते हुए देश के विकास के मुद्दों पर, भले ही विपक्षी पार्टी ने वो काम किया हो, विपक्षी पार्टी जी बैठक क्यों नहीं हुई? हम आपसे सवाल पूछना चाहूंगा मैं, बैठक क्यों नहीं हुई? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे यही कह रहा हूं, राजनीतिक पराकाष्ठाओं को तोड़कर अगर इस प्रकार के कदमों का स्वागत होने लगेगा तो कहीं बहुत अच्छा भारत के वो उनका ये कहना है, राकेश जी, उनका ये कहना है कि अभी तक इस मुद्दे पे कोई बैठक क्यों नहीं हुई। अब ठीक है ना, काम हो रहा है तो बैठक करने का कोई क्या, अगर आपकी ही पार्टी के बड़े नेता अगर ये कह रहे हैं कि नहीं, गंगा हो गई ना कि बना दो, जाओ मत, केवल पैसा आएगा, विज्ञापनों में देते रहेंगे, आपका नाम चलता रहेगा। चले मैं इस मुद्दे को राकेश इस मुद्दे को ये कहीं डाइवर्ट हो जाएगा मुद्दा, ये मुद्दा कहीं डाइवर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। मैं वापस आप विचार जी आपके पास ही आ रहा हूं। क्या बार बार एक ही चीज पे ये है कि अगर आपको ये लगता है कि आपके चूरू सीट पे, बीकानेर सीट, टोंक सीट, करौली सीट, धौलपुर सीट, पाली सीट, जहां पर कि बसपा का एक बहुत बड़ा आधिपत्य हरदम रहा है और हरदम उन्होंने कहीं न कहीं गणित बिगाड़े हैं, तो आपको आपकी पार्टी अब इन सीटों पर, खासकर जो सीटें मैंने आपको बताई है या इसके अलावा और भी एक दो सीटें हैं, चाहे वो डूंगरपुर की सीटें ले लें, वहां पर किस तरीके से इस सारी चीजों को, जो बसपा है या भारतीय ट्राइबल पार्टी है, इनके साथ निपटने का क्या नया जुमला लेके आएंगी या क्या किस नए तरीके से निपटेंगी? देखिए अतुल जी, फिलहाल तो अभी उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा हो रही है और जहां तक इस बार की लोकसभा चुनाव क्या आप ये बता सकते हैं, क्या आप ये बता सकते हैं कि जो उम्मीदवारों के चयन होगा उसमें इन पार्टियों के पुराने जो दखल हैं उसको देखकर ही उम्मीदवारों के चयन होंगे? नहीं, देखिए क्षेत्रीय राजनीति को देखा जा रहा है, क्षेत्रीय नेताओं से चर्चा की जा रही है और मैं समझता हूं 100 में से आप 1% कोई चांस ऐसा मान के चलिए कि कहीं ऐसा होगा कि किसी तीसरे अलायंस के साथ संगठन शायद जा सके। ऐसी चर्चा कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा कि इन चुनावों में सीधा सीधा मुकाबला राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी से ही कांग्रेस पार्टी का है और सीधा सीधा जो इन्होंने लोगों के साथ छल किया है उसको लेकर के सवाल किए जाएंगे। अच्छा, छल किया। शील दावाई जी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, जिस तरीके से विचार व्यास जी से बात हुई, यही सारी सीटें जहां पर अलग अलग तरीके से, चाहे वो गंगानगर का महकमा देख लीजिए, चाहे इधर का आपका धौलपुर भरतपुर का महकमा देख लीजिए, ये सारी जगह जहां पर हैं, यहाँ पर फिर आप ही की पार्टी के लोग अगर आप लोग चुनने लगेंगे तो क्या आपके जो लोग चुने जाएंगे टिकट देते समय, वो भी क्या इन लोगों के साथ समीकरण बिठा के चुने जाएंगे या फिर इनके कद्दावर होने के साथ साथ अगले आपके जो नेता होंगे वो उनसे बड़े कद्दावर होंगे? देखिए, ये हमारा चुनाव एक
चुनाव उम्मीदवार की जो प्रक्रिया है वो अपने आप एक कैडर बेस है, बिल्कुल सिस्टम होता है हमारे यहाँ। बूथ लेवल से लेके ऊपर तक जो नाम तय होके आते हैं वो नाम चुनाव समिति के समक्ष जाते हैं। इसके अलावा हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अपने लेवल पर सर्वे कराता है, हमारा प्रदेश नेतृत्व भी अपने लेवल पर सर्वे कराता है। जब सारे सर्वे मिला के जो फाइनल नाम आता है उसको केंद्रीय नेतृत्व से जो चुनाव बोर्ड है वो उस पर स्वीकृति जारी करता है, उसके बाद ही हमारे उम्मीदवार घोषित होता है। अगर आपके यहाँ से कोई बागी होता है और वो जाकर इन पार्टियों से मिलता है और फिर वो चुनाव जीत जाता है तो उस समय क्या कहेंगे? आप बोल रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व के बाद जमीनी स्तर से आपका नाम जाता है। पार्लियामेंट की बात करूं। हाँ, बोलिए। नहीं, देखिए, हर सीट पर हर कार्यकर्ता जो चुनाव में जो पार्टी में काम करता है वो निश्चित तौर पर ये इच्छा लेके आता है कि मैं भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करूं, और एक सीट पर 15-15, 20-20 दावेदार भी होते हैं। जब लोगों की इच्छा होती है, सबको टिकट नहीं मिल सकता, टिकट एक को ही मिलता है, और हमारा ये सिद्धांत है, हमारे कार्यकर्ताओं को सिखाया जाता है कि उम्मीदवार हमारा कमल का फूल होगा। पार्टी नेतृत्व जिसको उम्मीदवार बना के भेजती है उसके साथ आपको रहना है। लेकिन फिर भी अगर कोई कार्यकर्ता बागी होकर चुनाव भी लड़ता है, मैं समझती हूँ पार्लियामेंट में, जहां तक मेरी जानकारी है, कि निर्दलीय कोई शायद ही कोई जीत कर आया हो, और उसके बाद में क्या परिस्थितियां होती हैं इसको पहले से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। चलिए राकेश, लास्ट संक्षिप्त में क्या कंक्लूजन मानते हो इस पूरी चर्चा का? देखिए अतुल जी, पहली बात तो ये कि मैं चंद्राज जी की एक बात से सहमत हूँ कि भावनात्मक रूप से चुनाव ने पूरा रंग ले लिया है, और जिस तरीके से अगर कुछ भी कहे विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है उससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता हूं मैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरीके से पाकिस्तान के मोर्चे पर, या यूं कहें डोकलाम के मुद्दे पर, या उससे पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक का जो मुद्दा रहा है, कहीं कि तमाम तीनों मामले बीजेपी के फेवर में जाते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर हिंदी भाषी राज्यों की अगर अपन बात करें तो हिंदी पट्टी में सबसे बड़ी बात यह है तो बीजेपी को अच्छा फायदा वहां पर होने वाला है। आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, आप राजस्थान की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए। दूसरा, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा इन तमाम मुद्दों के सामने वो आज के दौर में आज की स्थिति में वो मुद्दे गौण हो गए। जो विकास के मुद्दों को लेकर बात हो रही थी, जो सवाल विपक्ष लगातार दाग रहा था, तमाम मुद्दों को लेकर के, राफेल का मामला हो या तमाम जो भी हो, विपक्ष के जो भी सवाल थे, ये एयर स्ट्राइक के बाद में सवाल भले उठाए जा रहे हो, लेकिन कहीं कहीं आम पब्लिक जो कि सोशल मीडिया पर उनके संकेत दिखाई देते हैं। राकेश, मैं यहाँ पे रोककर अंतिम दौर में है, विचार व्यास जी से संक्षिप्त रूप में क्या बोलना चाहेंगे आप? जल्दी से बता दीजिए। देखिए, हम यही कहना चाहूंगा मैं कि जिस प्रकार से लोग पिछले 5 साल से त्रस्त हैं, आर्थिक और सामाजिक जितने भी हमारे मुद्दे थे वो गौण हो गए हैं, जिस प्रकार से अपराध बढ़ा है। आज पाकिस्तान में अभी कल ही हमारा बाड़मेर में एक व्यक्ति मुखबिरी करते हुए पकड़ा गया है, मात्र 5,000 रुपए के लिए वो पाकिस्तान में खबरें भेजता था। ऐसी स्थितियां हमारे देश में क्यों हो रही हैं? क्यों हमारे शहरों के अंदर आज चेन स्नैचिंग हो रही है? क्यों हमारे युवा बेरोजगार हैं? अभी हाल ही में जब शराब के ठेके हुए, उनके अंदर 90% लोग युवा थे। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि नौकरियों की कितनी भारी कमी है, तो हमारा देश किस तरफ जा रहा है। और हमें इसको कंट्रोल करते हुए, डैमेज का कंट्रोल करते हुए, और हमारे को परिवर्तन की तरफ जाना चाहिए। चलिए, सही है, परिवर्तन के दौर पे जाना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से पूरी चर्चा चली, और इस चर्चा में जब हम तीसरे मोर्चे की बात कर रहे थे, और तीसरे मोर्चे में जहां चंद्रा सिंघवी ने एक शब्द बोला कि ये भावनात्मक चुनाव हो गया है, और वाकई में लगता है कि ये भावनात्मक चुनाव हो गया है, क्योंकि एयर स्ट्राइक के बाद पूरी जनता जिस तरीके से बात कर रही है, या फिर लोग, जनता किस तरीके से इस चुनाव को लेगी, ये अलग बात है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।